अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज विद लाइफ टॉक्स। जब भी बात होती है कौमी सलामती की, जौहरी तवानाई की, जंग के आगाज की, जंग बंदी की, तो वो आपने देखा है कि ज्यादातर मर्द ही कर रहे होते हैं। खवातीन तो बहुत कम हैं जो इस फील्ड में हैं और जो इन मौजुआत पे जिनको बहुत सीरियस ग्लोबल सिक्योरिटी की मौजुआत हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन के मौजुआत हैं, उनके ऊपर ज्यादातर तो मर्द ही बात कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास खवातीन हैं वो बहुत कम हैं। एंड वी आर वेरी प्लीज टू हैव वन ऑफ देम जॉइन अस in this program with Life Talks from Boston directly, and she is Dr. Rabia Akhtar. डॉक्टर राबिया अख्तर का जो इंट्रोडक्शन है, it's a stellar profile. She is making us so proud in Pakistan. As a woman, especially, I just feel that she's gone into a field where very few women go into, or all are allowed to go into. Rabia is the Dean Faculty of Social Sciences of University of Lahore. She is currently an associate at the Project for Managing the Atom, Belfer Center, Harvard Kennedy School. A professor of international relations, she is founding director of the Center of Security Strategy and Policy Research, and also of the School of Integrated Social Sciences at the School University of Lahore. अच्छा, ये तो इनकी this is very charming also because she is also teaching, which is so important. अब मेरा ख्याल है थोड़ी सी बात राबिया से करें और फिर उसके बाद मैं आगे बताऊंगी आपको कि उनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, बिकॉज वरना बहुत लंबा हो जाएगा इनका इंट्रोडक्शन। सो वेलकम टू द प्रोग्राम राबिया, एंड जॉइनिंग अस फ्रॉम बॉस्टन डायरेक्टली। Thank you so much, Manas, for having me here. It's really an honor for me. अच्छा राबिया, आजकल बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मई से शुरू हुई है बात, पाकिस्तान में खास तौर पे, ग्लोबली तो गाजा पैलेस्टाइन से चल रही है। बस हर वक्त लगता है जंग की बात हुई चली जा रही है। पहले तो बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि और बात इस तरह करेंगे कि जो हमारी खवात मतलब मेरे जैसी खवातीन है, आई मीन व्हेन वी टर्न ऑन द टीवी, कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा होता, लग रहा होता है कि कोई साइंस, बहुत ही डीप साइंसेस की बात हो रही है या मैथमेटिकल कोई बात हो रही है कि बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कुछ समझाने के अंदाज में बात करिएगा कि ये जो 4 रोजा इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट हुई, अच्छा इसमें जो बात, मैंने एक प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर के बच्चों के ऊपर, और मतलब लाइक द भावलपुर एंड दी आजाद जम्मू एंड कश्मीर में जहां पर हुआ कि थ्रेशोल्ड बहुत लो हो गया, और हमले जो हैं वो डीपर इनटू द कंट्री हो रहे हैं, सिर्फ एलओसी पे नहीं हो रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हो रहे हैं, और बच्चे सो रहे हैं रात को, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो अब हम आगे क्या देखते हैं इसके ऊपर, मतलब ये कि खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तानी बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो रहा है। और फिर आजाद कश्मीर से लोगों ने कहा कि ये तो हमारा रोज का मामूल है ये, कि हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो बताएं राबिया, व्हाट इज योर टेक ऑन इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, महनाज। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मई का जो महीना गुजरा 2025 में, इंडिया पाकिस्तान की 4 रोज़ा जंग, 87 आवर्स इन टोटल, उसने बहुत सी एजम्पशंस पाकिस्तान के बारे में चेंज की। द वे पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड टू इंडियन स्ट्राइक्स आफ्टर पहलगाम का टेररिस्ट अटैक इनसाइड इंडिया, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पाकिस्तानियों को जानने की ज़रूरत है वो ये है कि हर दफ़ा इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी जब पाकिस्तान के बारे में लिखती है अपने लिटरेचर में, और उसके क्राइसिस बिहेवियर को देखने की कोशिश करती है, तो वो ये कहती है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है वो बहुत लो है और पाकिस्तान एक वीकर स्टेट है। तो हमेशा जब भी क्राइसिस होगा तो पाकिस्तान वो पहली कंट्री होगी जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। इसलिए पाकिस्तान बहुत डेंजरस है और हमें पाकिस्तान को कंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन हम सब ने देखा मई 2025 क्राइसिस में, हमने ये बालाकोट पुलवामा 2019 में भी देखा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इतना लो नहीं है जितना कि दुनिया आपको बताती है।
कन्वेंशनल डिटरेंस, कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग जो रिवायती हथियारों से होते हैं, जौहरी हथियारों से नहीं होते, वो आपने देखा कि इट हेल्ड इट्स ग्राउंड। इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया वो एक बहुत ही मेजर्ड, बहुत ही कैलिब्रेटेड, और इट वाज ग्राउंडेड इन वेरी सोफिस्टिकेटेड डिटरेंस डायनामिक्स, both conventional, and so nuclear red lines obviously were not crossed, therefore nuclear का word use करने की जरूरत ही नहीं थी। कन्वेंशनल अटैक हुआ, कन्वेंशनल रिस्पॉन्स हुआ। बहुत से इंडियंस जो मेरे जानती भी हूँ, उनको कॉन्फ्रेंसेस में मुलाकात होती है, उन्होंने जब लिखा इस क्राइसिस के बारे में, तो वो बार बार यही लिख रहे थे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल कर दिया है इंडिया ने, विच इज रियली स्ट्राइकिंग, बिकॉज वही एजम्पशंस जो पाकिस्तान के प्रोग्राम को लेकर इतने पिछले 2 डेकेड से, जब से पाकिस्तान 27 ईयर से न्यूक्लियराइज्ड हुआ है, वो एजम्पशंस इन प्ले रही हैं, वो कभी चैलेंज नहीं हुई। तो मई 2025 इस लिहाज से एक बहुत इन्फ्लेक्शन पॉइंट था दुनिया के लिए भी। शौक ए नौ था कि ये क्या किया है पाकिस्तान ने, न्यूक्लियर क्यों नहीं यूज़ किया जिस तरह हमने प्रिडिक्ट किया था। तो आई थिंक मल्टी डोमेन कॉन्फ्लिक्ट था ये। कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ प्रिसिजन स्ट्राइक्स नहीं थी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर ऑपरेशन, डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सारी चीज़ें आपके एक क्रेडिबल कन्वेंशनल पॉस्चर का हिस्सा हैं, जो कि दुनिया ने फर्स्ट टाइम देखा कि पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी है कि वो ऑपरेट कर सकता है एक स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन के साथ अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। सो नेक्स्ट टाइम इफ अ क्राइसिस हैपन्स, इंडिया नोज there is space where Pakistan is going to fight a conventional, short, rapid, robust response, and it should not test, Pakistan's red lines. ओके। अच्छा, बात इतनी ज्यादा जौहरी कैपेसिटी की, न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात हो रही है, पूरा महीना गुजर गया राबिया ये बात सुनते सुनते। अब जो ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट है, अभी अभी सुना है कि सीज फायर हो रहा है या हो गया है, तो व्हाट आर द लेसन्स from that, and has Israel or the US been able to push back Iran vis-a-vis their nuclear, whatever their nuclear aspirations were? Where does this whole situation stand कि एकदम इतना बड़ा स्टार्ट हुआ, फिर एकदम एकदम खत्म हो गया, मतलब कुछ समझ नहीं आया। मेरे जैसे बंदे को तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया। तो प्लीज आप बताइए, कुछ समझाइए कि हुआ क्या, और इसके बाद दुनिया में क्या तब्दीली, बदलाव नजर आ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम सारे इसको विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ये एक बहुत हाई टेम्पो डायनेमिक है जो कि पिछले 12 दिन से इज इन प्ले। सीज फायर अभी अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, लेकिन अभी की उनकी स्टेटमेंट है कि इजराइल ब्रोक इट एंड देन ऑब्वियसली ईरान रिटेलिएटेड। सो लेट्स सी कि ये किधर जाता है मामला। लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ईरान ने हमेशा एक एम्बिग्विटी, एक न्यूक्लियर एम्बिग्विटी मेंटेन की है, लेकिन एज पार्ट ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इट हैड सर्टन राइट्स कि वो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स 60% तक जब ईरान ने अपने मटेरियल्स एनरिच कर लिए, और आपको वेपन्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए 90% तक एनरिचमेंट चाहिए होती है। तो जब वो 60% के लेवल तक पहुंच गए, तो फिर ऑब्वियसली अमेरिका भी जो कि ग्लोबल ऑर्डर को लीड कर रहा है, इसराइल जिसका ईरान के साथ कितनी दहाइयों से मसला चल रहा है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि जी हम ईरान को कंटेन करें। और ईरान के साथ जो जौहरी मादा हुआ था, जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसको JCPOA कहते हैं, उसमें 2015 में उसमें ईरान ने कहा था कि ठीक है हम इनरिचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आप हम पे से सैंक्शंस उठाएं और जो भी आपकी कंडीशंस हैं वो हम मानेंगे। उस मायदे को ट्रम्प ने तोड़ा था। अब जब वो टूट गया, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो एक नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है।
वो कोई एक इमोशनल डिसीजन नहीं होता स्टेट का। सो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ईरान मूव्ड फॉरवर्ड विद इट्स प्रोग्राम। बट वही वाली बात है कि जिस टाइम पाकिस्तान ने 1980s में कोई एम्बिग्विटी नहीं थी, बहुत क्लियर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी कि पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन। So we worked towards it and we got a nuclear weapon. Iran stopped short of that. तो वो जो एम्बिग्विटी थी, वो अब सारी दुनिया के सामने एक लेसन ये आया है कि वो प्रिवेंट नहीं कर सकती मिलिट्री स्ट्राइक्स, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स प्रिवेंट कर सकते हैं वो न्यूक्लियर स्ट्राइक, राइट? वो जो डिटरेंस क्रिएट होती है। सो ईरान डिड नॉट हैव दैट। सो उनकी फैसिलिटीज आपने देखा कि वो टारगेट हुई, पहले इसराइल ने की, फिर यूएस ने की। तो strategic ambiguity does not guarantee any immunity. That's the number one lesson that from Iran-Israel case. The second lesson is that nuclear capability can act both as a shield as well as a magnet, right? So आपने अपना program stop किया, ambiguous रहे, लेकिन ambition alone is not going to help you, shield against these military strikes. आपके पास capability भी होनी चाहिए। एंड thirdly, इसराइल के जो ऑपरेशन हुए, दो वो टैक्टिकली इफेक्टिव रहे, वो अकॉर्डिंग टू देयर रिपोर्ट्स, लेकिन वो डिसाइसिवली डीरेल नहीं कर सके ईरान की न्यूक्लियर ट्रेजेक्टरी को। की साइट्स डैमेज हुई हैं, अभी भी असेसमेंट आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ईरान को पता था कि ये अटैक होने वाला है, तो उन्होंने अपने जो मटेरियल्स थे वो रीलोकेट कर लिए थे ताकि वो रैपिडली रिज्यूम कर सकें ये प्रोग्राम। सो आपने अटैक किया, ट्राइड टू स्कटल द प्रोग्राम, लेकिन व्हाट डिड यू अचीव एट द एंड, राइट? कुछ भी अचीव नहीं हुआ। तो आई वुड जस्ट से कि कोर टेक अवे इज कि न्यूक्लियर वेपन्स डिटर करते हैं। हमने नॉर्थ कोरिया के केस में देखा कि नॉर्थ कोरिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से एग्जिट लिया और टेस्ट किया एंड बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। सो उसके खिलाफ आज तक अभी हमला नहीं हुआ। सो अगर आप एम्बिग्विटी रखेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, डिटरेंस क्रिएट नहीं होगी, तो जो भी प्रोवोकेशन आपके खिलाफ है वो फिर आपको फेस करनी पड़ेगी। सो कैपेबिलिटी नीड्स टू बी पेयर्ड विद स्टेट क्राफ्ट, credibility needs to come through your diplomacy, and together with all of this, creates a deterrence jahan you can stand tall. So Iran ke case mein, ambiguity, and hedging sort of led them to this situation. वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, ये जितने दिन थे, पता नहीं आप पाकिस्तानी मीडिया देख रही थी नहीं देख रही थी, एक्स पे तो आप बहुत यू वेरी एक्टिव, यू आर गोइंग टू शॉर्टली टॉक अबाउट दैट। मगर आपने देखा यहाँ पर तो बस तीसरी आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग। एक तो वी लॉगर्स जो है ना, मतलब जैसे बरसात में डड्डू निकलते हैं ना, उस तरह वी लॉगर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, सीरियसली। आई मीन पहले तो ये था कि अच्छा थोड़ा बहुत देख लो, मगर ये तो तीसरी आलमी जंग से पहले तो कोई बात ही नहीं हो रही थी जी, फैल गई फैल गई। और खास तौर पे जब कतर के बेसिस पे हमला हुआ, और सो इट वाज लाइक ओह हो, बस आए आए आए, बस इधर भी आ गए और सारा कुछ हो गया। सो ये जो सारी you do a lot of work around this misinformation and all of that, but right now I want you to talk about this whole concept of तीसरी आलमी जंग। ये एक जान को आ गई है, ये जो एक बात है। सो तीसरी आलमी जंग की बात पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने की। हमने उनके क्लिप्स देखे, उनकी जो इंटरव्यूज थे उनमें उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3 बिकॉज देर आर सो मैनी पार्टीज एंड पूरा जियो पॉलिटिक्स जो है आपके रीजन का इज ऑल इंटरलिंक्ड, कोई भी चीज़ आइसोलेशन में नहीं है। तो जब उन्होंने तीसरी आलमी जंग की बात की तो उसके बाद तो एवरीबडी जस्ट टुक दैट ऑन एंड एवरीबडी सेड कि अब इसमें अमेरिका भी पड़ेगा, फिर उसमें चाइना भी आएगा, फिर उसमें रशिया भी आएगा, फिर उसमें गल्फ की सारी स्टेट्स आएंगी। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तानी मीडिया एंड व्लॉगर्स वर वरीड अबाउट पाकिस्तान क्या करेगा, एंड पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा। तो बट you have seen कि sense prevailed.
we did not move towards the World War III. Although there are pockets, जिस तरह मई में इंडिया पाकिस्तान का मसला हुआ, फिर अभी ईरान इसराइल हुआ, रशिया यूक्रेन ऑलरेडी चल रहा है. So all of this, could have interconnected at some point. कोई भी एस्केलेशन कहीं पे स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो, मीडिएशन के बगैर हो, तो बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ें एस्केलेट होके एक वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती हैं. ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है. लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सबके ट्रिगर्स बहुत मामूली ट्रिगर्स थे, लेकिन वो ट्रिगर्स एस्केलेट होते होते एक्सपैंड हो गए. हमने देखा कि जापान और चाइना ऑलरेडी in the Pacific Ocean, had some presence. So वो कुछ elements, जब combine होते हैं और आप थोड़ा zoom out होके देखते हैं तो कुछ सेंस बनती है. लेकिन हिस्टीरिया और पैरानोया बहुत ज़्यादा था. आई थिंक उस इस टाइम पे मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा अहम है कि बजाय उस फ्रेंजी को फीड करने के आप थोड़ा जूम आउट होके देखें कि अच्छा कौन सी स्टेट किसका क्या इंटरेस्ट है, और खाम खा के डॉट्स ना ज्वाइन करें तो आई थिंक सेंस वुड प्रिवेल. ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है हमारे जहनों में, मतलब ये कि मेरे जनरेशन में तो वर्ल्ड ऑर्डर की एक अमेरिका है, चाइना है, एक रशिया है, मतलब कुछ ऊपर नीचे सब कुछ होता नजर आ रहा है कि, और एक मतलब ये द टेक्टोनिक प्लेट्स आर शिफ्टिंग इट सीम्स. और मिडल ईस्ट अभी कुछ बदला बदला नजर आ रहा है या बदलने के ख्वाहिशमंद नजर आ रहा है. यूरोप भी एक अजीब से फ्लक्स में है. Where do you see it all going and how does it impact Pakistan? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इट्स अ वेरी थॉटफुल रिफ्लेक्शन जिसके लिए चाहिए. um, बहुत से लोग समझते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इन जंगों के बाद या इन क्राइसिस के बाद फौरन से बदल जाएगा. बट जो सुपर पावर्स हैं वो सुपर पावर्स रहेंगी, जिसमें यूएस का किरदार इज स्टिल वेरी वेरी सेंट्रल. और अभी भी आपने देखा कि मई 2025 इंडिया पाकिस्तान के क्राइसिस में यूनाइटेड स्टेट्स प्लेड अ पिवटल रोल फॉर सीज फायर. और अभी ईरान इसराइल के मामले में भी आपने देखा कि इट वाज सॉलिड एंड इट विल बी इन कमिंग डेज यूएस का रोल विच इज नॉट डिमिनिशिंग एनी टाइम सून. राइजिंग पावर्स, चाइना के बारे में कहा जाता था इट ऑलरेडी इज अ रिजन पावर, लेकिन चाइना का एक बिहेवियर है विच इज नॉन इंटरफेरेंस का बिहेवियर. सो चाइना wants to peacefully rise economically in its region and does not want to take the central seat जो अभी भी यूएस के पास है. तो एक तो इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड ऑर्डर है, एक इकोनॉमिक ऑर्डर है. जब तक डॉलर इज सेंट्रल, यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीमेसी इज नॉट गोइंग एनीवेयर. रशिया, वी हैव सीन यूक्रेन वॉर के बाद कि इट इज स्टिल नॉट एट दैट लेवल. दुनिया ने सोचा कि इतनी बड़ी सुपर पावर है तो यूक्रेन तो बस एक महीने में ख़त्म हो जाएगा या यूक्रेन कॉन्कर हो हाँ, जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल. पर आप देख रहे हो कि वी आर स्टिल इन दैट स्टेट के अभी तक कोई कंक्लूसिव उसकी तरफ अंजाम की तरफ नहीं पहुंच रहा है, बल्कि रशिया ने काफ़ी सफ़र किया है यूक्रेन जैसी कंट्री के हाथों. सो आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल गोइंग टू बी वेरी वेरी सेंट्रल. सो पाकिस्तान के लिए टू से कि पाकिस्तान को अपने सारे एग्स एक चाइनीज़ बास्केट में डाल लेने चाहिए is not the right kind of foreign policy choice, because जो strategic partnership over the period of years पाकिस्तान की यूएस के साथ रही है, और जो अभी आपने देखा जिस तरह से we are moving towards a more amicable relationship after seeing a lot of low in Pak US relations, तो वो centrality अपनी हम्म. जगह पे और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो पाकिस्तान ने कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है एक साइड को चूज करेगा. कोल्ड वॉर में हमने वो साइड चूज की थी, एक साइड चूज की थी, लेकिन साथ साथ हमने मेंटेन किया था चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थ्रू आउट कोल्ड वॉर. लोग जो बात करते हैं कोल्ड वॉर की तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो यूएस का एलाय था,
लेकिन 1960 से ऑनवर्ड आप देखिए कि पाकिस्तान ने एट द सेम टाइम ओपनिंग की चाइना की तरफ भी, एंड मेंटेन किया इन दोनों रिलेशनशिप्स को। सो व्हाई कांट पाकिस्तान, व्हाई कांट पीपल थिंक कि हम ये दोबारा भी कर सकते हैं, हम ये बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और उसमें ऑब्वियसली लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई थिंक लीडरशिप का वेरिएबल हमेशा ही फॉरेन पॉलिसी में बहुत अंडर स्टडीड वेरिएबल रहा है। सो आई थिंक पाकिस्तान की डायरेक्शन अभी ठीक है, और पाकिस्तान को ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपने रिलेशंस में चाइना और यूएस के साथ। अभी खास तौर पे आई वुड लाइक टू कमेंट, अगेन आई ऑलवेज से एज अ ले पर्सन, बिकॉज दिस hasn't been really my domain, but लेकिन everybody is so involved in it कि अभी जब फील्ड मार्शल साहब गए और उनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई तो यहाँ पर सारी बात यही हो रही थी, अगेन सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, कि पता नहीं क्या बात कर रहा है, क्या बेच आए, क्या ये कर लिया। अच्छा, फिर ये जब कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होने लगी तो अच्छा, अब किसकी साइड लेंगे? अब तो वहां भी हो आए हैं, वहां भी कुछ प्रोमिस कराए, अब साइड किसकी लेंगे? बट अमेजिंगली राबिया, last night, the feeling that I had was that we have risen above. We have been able, जैसे आपने कहा ना, कि we have been able to balance out. तो ये तो पाकिस्तान को की थपकी तो बनती है, क्या ख्याल है? एब्सोल्युटली। एंड वही वाली बात है कि हम अपने आप को एक तो अंडर एस्टिमेट खुद बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड आई डोंट थिंक वी नीड टू बी अपोलोजेटिक अबाउट एनीथिंग अबाउट व्हाट लेवल वी आर प्लेइंग एट। अनप्रेसिडेंटेड था कि कोई यूनिफॉर्म्ड मैन वुड गेट अ लंच ऑडियंस विद अ यूएस प्रेसिडेंट। सो एक तो वो बहुत बड़ी बात थी, और आई थिंक उसको डाउन प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस स्ट्रेटेजिक लेवल की कॉन्वर्सेशन हुई और पाकिस्तान का रोल जिस तरह से मज़ीद नुमाया हुआ, एंड यूएस हैज़ रियलाइज्ड के फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दे हैव बिन वर्किंग ऑन इंडो यूएस रिलेशंस, इंडो पैसिफिक रिलेशंस, और उसके अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत डिमिनिश थी। अब दोबारा से उसका रिवाइवल हो रहा है, तो हमें वो जो स्पेस हमें मिल रही है खड़े होने के लिए और अपनी काउंटर टेररिज्म की रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के टेररिज्म चैलेंजेस आर ह्यूज। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जहाँ 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 से भी हमें स्पेस मिल रही है, हमें वो स्पेस यूज़ करनी चाहिए टू आवर बेनिफिट। And I think we are doing it very, very effectively. There will be critics, there will be spoilers, but let them be, and I think Pakistan should play it cool and calm and continue. हाँ, वैसे सरप्राइजिंगली, आई मीन, लाइक द वो होता है ना कि एक नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं, एक आप सब कुछ बिल्ड करते हैं, उसके मुताबिक ही फिर असलियत भी ढलना शुरू हो जाती है। बट आफ्टर द पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आई मीन ऑब्वियसली इनिशिएटेड बाय इंडिया, पाकिस्तान का जो एक मैच्योर सा एक डिमीनर हुआ है वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट बिकॉज दैट्स व्हाट आई डू इन माय प्रोग्राम्स, मगर क्योंकि हालात ऐसे हैं कि ये बातें भी अगर आपके एंड आई एम सो ग्लैड, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि राबिया डजंट डू अ लॉट ऑफ मीडिया, Gee, I think that right? right. And Yeah. she has written a book, The Blind Eye: US Non-Proliferation Policy and Towards Pakistan from Ford to Clinton. अच्छा, इसमें मैं अब जो what is वेरी इंपॉर्टेंट और आजकल के ज़माने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो राबिया के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, क्योंकि हमने तो बात की उनके जो स्कॉलरली परसूट्स थे उसके लिए। तो एक तो बात तय है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी और खासतौर पे एशियन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, साउथ एशियन न्यूक्लियर सिक्योरिटी की वो माहिर हैं। डिटरेंस डायनामिक्स, मीडिया इन द एज ऑफ डीप फेक्स एंड डिसइंफॉर्मेशन, विच इज सो इम्पोर्टेंट। ये हमने सीखा जब दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स में, ईरान इसराइल में भी और पाकिस्तान इंडिया में भी, न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब बहुत बात हो रही है। और एक खातून की नज़र से देखिए, एक मेल नजर जो है और एक खातून की जो नजर है, एक्सपर्टीज वही है, एक्सपर्टीज वही है, ब्रेन सेल्स वही हैं, बट इट मे बी डिफरेंट। सो दैट्स very important to have you on that, on board to that. AI and emerging technologies, how important is that? Pakistan's foreign policy and national security imperatives.
और रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मिला करके ना राबिया, इट्स जस्ट मतलब माइंड बॉगलिंग। मैं जब आपका प्रोफाइल पढ़ी थी तो जस्ट जस्ट माइंड बॉगलिंग। मुझे बताएं कि ये न्यूक्लियर पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिक्स, व्हाट, ये जो दो फील्ड्स डोमिनेटेड बाय मेन हैं, हाउ आर यू ड्रॉन टू देम राबिया? Um, so I think, what drew me to nuclear policy and geopolitics was, the intellectual seriousness of this field. And I've always, thought very structurally about theory when I was studying the subject of international relations or security study, um, realism, national security. So all of these, I deeply value as frameworks जिन्होंने मुझे इस region के बारे में, सोचने के लिए tools दिए. In 1998, I was at Qaid-e-Azam University जब Pakistan became a nuclear weapon state. और उस वक्त वन वाज लाइक वेरी यंग, और वो सब जो जोश और जज्बा था कि पाकिस्तान के पास से, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, पाकिस्तान के स्टैचर में क्या इजाफा होगा, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या होंगी, ये बातें उस वक्त समझ में नहीं आती थी. बस वो जो एक जनून था कि अच्छा ओके पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स. सो उसको आगे मजीद स्टडी किया. आई डिड अनदर मास्टर्स इन यूएस, एंड जब मैंने थीसिस लिखा कि पाकिस्तान का जो डिसीजन था टू गो न्यूक्लियर इन 1998, वो मैंने उसका एक लेवल्स ऑफ एनालिसिस किया कि लीडरशिप का क्या रोल था, आपकी ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल था, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या थी. सो वो प्रॉब्ली वो पॉइंट्स था जब मेरी समझ इस सिलसिले में थोड़ी बेहतर हुई. सो ओवर टाइम I've recognized के थेरी साउंड हो सकती है, आपका vantage point is not necessarily gendered, because ये बहुत hardcore किस्म के topics हैं, theories हैं. लेकिन what gendered lens can do is like perhaps bring an alternative viewpoint to the table, which might be missing. So बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर. Like for example, I've been working on a nuclear responsibilities project. एंड बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात थ्रू अ जेंडर्ड लेंस करेंगे तो वो थोड़ा स्टेट को सॉफन कर देता है, या स्टेट के इमेज को सॉफन कर देता है. जब आप ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो एक सॉफ्ट टॉपिक है, ऐसा समझा जाता है. लेकिन ऐसा है नहीं. All you need to do is like bring in your own perspective to it. मैं अपने आप को एक फेमिनिस्ट आईआर स्कॉलर नहीं समझती, ना ही मैं कभी क्लेम करती हूँ कि मैं हूँ. लेकिन आई डू बिलीव कि जेंडर्ड एनालिसिस जो है वो उसकी एक वैल्यू है, हम्म। स्पेशली व्हेन इट इज डिवोर्स फ्रॉम मिसअंडरस्टूड फ्रेमिंग्स ऑफ कि लोकल डिस्कोर्स क्या है. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली association of feminism is with activism alone. सो लोग समझते हैं कि अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो यकीनन आप एक्टिविस्ट होंगे. और ये मेरे नज़रिए के मुताबिक एक पोलिटिसाइज्ड और एक मिसअंडरस्टूड डायमेंशन है फेमिनिज्म की. एंड आई बिलीव कि जो फॉरेन और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो ऑलरेडी फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं. अब आप ये बात किसी के सामने करके देखें तो वो कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है. बट आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लीजिए, एंड महनाज आपकी अपनी एग्जाम्पल एंड आपका अपना काम जो है इतना ज़बरदस्त, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दैट्स अ फेमिनिस्ट एजेंडा पॉइंट इन वेस्टर्न वर्ल्ड. Pakistan does that, right? या। Securitization of citizens, यस। that is a feminist agenda point. Feminist foreign policy, Scandinavian countries का first, इसके securitize करें अपने citizens को. Human security centered national security policies बनाएं. Attention to human welfare, एजुकेशन, हेल्थ. ये सारे आपको लगेगा कि बहुत सॉफ्ट इश्यूज हैं, बट ये हार्डकोर इश्यूज हैं स्टेट्स के लिए.
और जो जो बेस है, दिस इज द बेस, यू नो। दिस इज द बेस। सो हम इसको सिर्फ ये कह नहीं रहे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी है, ये लफ्ज हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन काम हम सारे वो कर रहे हैं, बिकॉज ये टैग जो है ये पोलिटिसाइज हो गया है। सो आई थिंक इसको थोड़ा जूम आउट करके देखने की ज़रूरत है कि बिगर पिक्चर क्या है। और पाकिस्तान अगर ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में की तरफ जा रहा है, और जो आपको पता है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जब आई तो उसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द टास्क फोर्स, फर्स्ट टाइम जेंडर बेस्ड वायलेंस को नेशनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट बनाया गया। And not many हम्म। people know that. This was the first ever time हमने ये बात की कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो सिर्फ टेरिटोरियल सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। हम्म। Citizens need to be at the core of it. And या। gender-based violence, it has to be part of the national security framework. So ये कितनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान, is moving in that direction. So I do believe कि ये field remains male dominated, especially in Pakistan, but it is not because women lack expertise. It is because structures ऐसे हैं कि वो gatekeeping करते हैं। और जिस तरह आपने पहले बात की कि लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, थोड़ा इंस्टीट्यूशनल कल्चर है, थोड़े इलीट नेटवर्क्स हैं। सो हाँ। ऑल ऑफ दिस, आई डू बिलीव दैट द नीडल इज मूविंग। देर आर मेनी मोर women who are entering into this field, हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही हैं। एंड all we need to do is like have a broader lens, bring a sharper language, and have a deeper commitment, to what security really means. And, we will bring the change, inshallah. Rabia, so you were talking about, the younger generation and mentoring and teaching and, the students that are graduating. तो ये तो बहुत बेहतरीन काम है आपका, जो आप यंग मेन एंड वुमेन को ट्रेन कर रही हैं, और इन दिस सोफिस्टिकेटेड थॉट प्रोसेस, विच इज मतलब आम लोगों के लिए एज अ प्रोफेशन ये तो नो गो एरिया होता है। तो ये बताइएगा, आई वुड लाइक टू नो दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ एज द प्रोफेसर, एज द डीन, एज मेंटरिंग यंग माइंड्स। Thank you, Menas. And I think, you yourself are a great role model. And I remember starting my working, and getting experience in your NGO where you mentored me. And I'm just carrying this forward. I think mentorship is not a role, it is a responsibility. Especially in fields like national security हो गया, strategic policy हो गया, जहाँ women are still underrepresented, often unheard, sometimes underestimated. So over a period of years, I have mentored young women and men, not just in classrooms, but through fellowships, also through real world policy making simulations that I create for them, through research projects, and simply chatting every day conversations, just showing up, being there, because most of them just want an audience, they want to be heard. So, my approach, I take it so seriously that I have an approach towards mentorship which has three pillars. Number one is creating access for them. The second is giving them the knowledge and the context so that they can fight not only their case, but Pakistan's case. And the third is, holding that space for them. So, access fundamentally, it means introducing them to just the right rooms, intellectually as well as professionally. Whether it is encouraging them कि वो publish करें, connecting them with practitioners from around the world, yeah, simply making them feel they belong in high stakes conversations. So it's about removing those gatekeeping things that we talked about in a male dominated society and field, and sharing networks generously. So jo mera network hai entirely, I bring it to them and tell them the world is open to you. The second is that context is very, very important. There is no shortcut to reading, I tell them. You can't grok everything, you can't chat GPT everything, you can't Google everything. You have to read a book.
You pick it up and you finish it. So I want them to understand कि सिर्फ theories और doctrines नहीं होती, उनका structure होता है, एक subtext होता है, institutions कैसे काम करते हैं, power कहाँ exist करती है, decisions कैसे shape किए जाते हैं. So all of this, is part of that mentoring. And thirdly is holding space, right? Which to me, I think is the most sacred form of mentorship. It means that you listen without judgment. You encourage intellectual dissent. You let them differ with you because आप अक्ले कुल नहीं है और कोई question, naive question नहीं है. And create a safe space where they can ask difficult questions, even from me. So I don't believe in mentorship जो replicate करती है what already exists. I believe in mentorship that expands, invites new thinking, deeper reflection, and more inclusive definitions of what leadership is and what expertise is. या अच्छा राबिया, आप चैट जीपीटी की बात कर रही थी, उसके साथ ही लिंक है आजकल हर चीज में रील, सोशल मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, और उसका मोर सीरियस नोट पे जो कि इंटेलेक्चुअल्स एलीट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने आपको बहुत एक्टिव देखा है एक्स पे, पुशिंग डिस इन्फॉर्मेशन एंड राइटिंग लाइक लाइक 2-3 पैराग्राफ्स एट एन एंड, जो कुछ मेरी समझ में आते हैं, कुछ नहीं समझ में आते हैं, इट्स अबाउट द वर्ल्ड ऑर्डर एंड व्हाट्स गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग. सो दिस सीम्स टू बी अ पैशन फॉर यू, like fighting against that misinformation and that वो जो जान के एक फैलाई जाती है, वो भी तो एक वॉर का हरबा बन चुका है ना. सो वो बताएं मुझे जरा, एंड आवर यंगस्टर्स, बिकॉज वी गेट सक्ड इनटू, हम तो बहुत कम देखते हैं एट माय एज, इतना ज्यादा हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि हम देख सके मीडिया वगैरह, लेकिन यह है कि द यंग वंस आर लाइक रियली गलेबल. सो दे रियली गेट सक्ड इनटू कि अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, अच्छा ये बताएं राबिया. This is also some adds really something to your entirety of your profession. Absolutely. बिल्कुल सही कहा आपने. आपको पता है narrative is a battleground. It has always been. And if you're not right up there, with your ace game, then distorted narratives, distorted perceptions, can really play havoc. So narrative ki game mein, you need to take it as a battleground and you need to fight those battles. Words jo hain, they shape policy, they shape perceptions, they shape diplomacy, and misperceptions can shatter that fragile space jahan peace exists karta hai, especially South Asia ke region mein, and obviously globally as well. But because our focus is South Asia and our region, jab false or lazy analysis, I call it intellectual laziness, जब आप वो फॉरवर्ड करते हैं चीज़ें बगैर उसको देखे कि ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये फेक न्यूज़ है कि नहीं है. आपके पास बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन व्हेन फॉल्स एंड लेजी एनालिसिस सर्कुलेट्स, whether it is by design or it is by ignorance, it does not stay in that echo chamber. It seeps into policy making, public opinion, Yeah, international yes, environment. the Yeah, public and opinion. absolutely, and it shapes public opinion, right? So I work in national security space where precision of language is absolutely vital आपकी strategic clarity के लिए. And mischaracterizing, for example, Pakistan's nuclear posture, flattening, South Asia's complexities, or fueling speculative analyses जो nuclear issues पे हों, it is not just intellectual carelessness, it is absolutely strategically dangerous. I'll give you an example. There was a deep fake video of an Iranian general that was circulating. That interview was not fake. There were deep fake edits made to insert his statement, which he never made, his statement coming out during that interview with a deep fake saying कि जी अगर ईरान के ऊपर इसराइल न्यूक्लियर से अटैक करता है तो पाकिस्तान ने हमें कहा है कि हम इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर से अटैक करेंगे. पाकिस्तान का ये पोस्चर बिल्कुल भी नहीं है. एंड कैन यू इमेजिन कि जब हाई स्टेक्स हो, हाई टेम्पो क्राइसिस हो और Yes. ऐसी स्टेटमेंट्स एक ऑफिशियल के इंटरव्यू से निकल के आ रही हो और वो डीप फेक हो, बट बिकॉज नो बडी इज चेकिंग इट,
पीपल आर जस्ट लाइक फॉरवर्डिंग इट लाइक क्रेजी। सो आप उसको फाइट करें उस टाइम के ऊपर, टाइम इज ऑफ एसेंस। सो यू नो इस तरह की चीज़ें अगर आप मिस कैरेक्टराइज करेंगे तो वो स्ट्रेटेजिकली बहुत डेंजरस है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम इज solely dedicated towards India. It is the only country in this world which has a one country dedicated nuclear weapons program. और इस बारे में हम बहुत क्लियर हैं कि हमारे ambitions are not beyond our region. हमारे मिसाइल्स की ranges are specific to our region, covers the entirety of India. So just one example like this can absolutely, play havoc with consequences इसके। तो लोग समझते नहीं इन बातों को। And I think I take it as my responsibility as an academic to set the record straight wherever I can. So बहुत से यंगस्टर्स हैं जो फॉलो करते हैं और एंगेज करते हैं मेरे साथ एक्स के प्लेटफॉर्म से, एंड आई टेक द टाइम टू एनलाइटन देम अगर उनकी इंसाइट्स में कोई कमी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम ऑल्सो लर्निंग थ्रू दिस पर्सपेक्टिव के पाकिस्तानी यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं और किस तरफ उनका ध्यान ज़्यादा है, और उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए क्या कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है जहां वो लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ पाकिस्तान का केस प्रेजेंट कर सकें। सो दैट्स व्हाई आई पुश बैक ऑन एक्स एंड ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। इट इज़ नॉट फॉर applause or acknowledgement, but it is for accuracy. And I believe कि interrogating narratives is important, not amplifying them. Challenge absolutely a distortion के साथ, it is not an academic luxury. I think it's our strategic necessity. अच्छा, लास्ट बात आपने कहा, व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट योर स्टूडेंट्स, you talked about bringing your networks to them. Now, all of, I mean, I've seen this. This is a very South Asian trait that people are very stingy about sharing their networks. They're very stingy about sharing their knowledge also. So, Rabia, that makes you also very special. और मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि तारीफ करनी चाहिए तो खुल के करनी चाहिए। तो अच्छा, और एक और चीज राबिया, हमारे यहाँ मतलब हम लोग अपनी ही रियल में, अपनी यूनिवर्सिटीज में, या एक दफा बाहर से हार्वर्ड से कुछ पीएचडी वगैरह कर रहा है तो बस बैठ गए। आपने अपने आप को इंट्रेंच किया हुआ है जो इंटरनेशनल एकेडेमिया है उसके अंदर, एंड नाउ यू आर ब्रिंगिंग दैट नेटवर्क to Pakistan children through Pakistan's youth through your university. I just want you to talk about that. That is just, the way you are. And if you can, briefly tell us about what you're doing right now in Boston at Harvard. Thank you. Very kind and generous of you with your words. So मैं यहाँ पे एक फेलोशिप हूँ, मैनेजिंग द एटम का प्रोजेक्ट है। न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर यहाँ पे बात होती है, रिस्क कैसे कम किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन्स का। सो यहाँ पे जो काम है वो अभी मेरा डॉन में संडे फीचर आर्टिकल था अबाउट कि डायनामिक्स साउथ एशिया में कैसे चेंज हो रहे हैं, चाइना का क्या रोल है, यूएस चाइना कंपटीशन कैसे इंडिया को अफेक्ट कर रहा है सिक्योरिटी डिलेमा को, एंड दैट इन टर्न पाकिस्तान की सिक्योरिटी डिलेमा को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो वो मेरी बेसिक रिसर्च है यहाँ पे जो कि पब्लिश होगी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो वो काम है। लेकिन जहाँ तक नेटवर्क का ताल्लुक है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, बहुत छोटी कम्युनिटी है दुनिया में भी और पाकिस्तान में स्पेशली। सो आई थिंक इस एरिया को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, इसमें और लोगों को लाने की ज़रूरत है। मैं जब अपने नेटवर्क की बात करती हूँ तो बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस, आर्म्स कंट्रोल की कम्युनिटी है, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की कम्युनिटी है, न्यूक्लियर वेपन्स और डिटरेंस की कम्युनिटी अलग है। सो आई ट्राई कि जो भी मैं फेलोशिप्स पाकिस्तान में रन करूँ, कुछ सिमुलेशन एक्सरसाइजेज मैंने रन की, तो मैं अपनी जो नेटवर्क है उसको वर्चुअल जूम के थ्रू लेती हूँ लेक्चर्स के लिए।
ताकि कल को जो यंगस्टर्स हैं अगर उन्होंने बाहर जाना है तो वो उनको सिर्फ एक ईमेल लिखनी है इन लोगों को जो बड़े बड़े नाम हैं इस फील्ड में, और रेफरेंस देना है कि जी हम आपसे फलां जूम में मिले थे तो आपने लेक्चर दिया था तो मुझे फर्दर इंसाइट चाहिए या गाइडेंस चाहिए. तो दैट इज व्हाट इट मीन्स टू ब्रिंग द कम्युनिटी टू द पीपल. एंड अभी नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करूंगी मैं एट नोबेल लॉरिएट असेंबली मीटिंग विच इज़ हैपनिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जहाँ न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन की बात होगी. सो आई एम रियली ऑनर्ड दैट out of the 25 nuclear experts from the world, I've been invited to become part of that conversation. So I think, वही वाली बात है कि you need to keep humility about it, be humble, but also at the same time, don't underestimate yourself. I tell this to my youngsters who follow me and work with me, that logic नहीं है, knowledge नहीं है, शैलो बातें हैं तो फिर पुशबैक दुनिया करेगी. You need to read. There is absolutely zero shortcut for that. And then have evidence. Again, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉन्फ्रेंसिंग में, फॉर एग्जांपल डॉक्टर रेकी खान के बारे में जब, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि एवरी टाइम हम पाकिस्तान की बात पॉजिटिव लेंस से करते हैं तो कोई ना कोई स्पॉइलर वो डॉक्टर रेकी खान को बीच में ले आता है. और बिकॉज वो उन्होंने एक पोस्टर चाइल्ड बना लिया एक प्रोलिफरेशन का. तो मेरी जो रिसर्च है, पीएचडी की रिसर्च है जो मैंने पब्लिश भी की है, उसमें जो एविडेंस मुझे मिला है वो ये है कि जी 1970 से लेकर 2004 तक CIA इटसेल्फ एम्बेडेड थी AQ खान नेटवर्क में या ब्लैक मार्केट नेटवर्क में. ऐसा नहीं है कि 2004 में इल्हाम हुआ यूनाइटेड स्टेट्स को और उसने कहा पाकिस्तान का वी नीड टू ट्विस्ट पाकिस्तान आर्म्स बिकॉज ये ग्लोबल वॉर एंड टेररिज्म में थोड़ा पीछे हट रहे हैं अपनी कमिटमेंट में. सो लेट्स यूज दैट लेवरेज. आप 70s में नहीं रोक सके, आप 80s में नहीं रोक सके, 90s में नहीं रोक सके. वाई? बिकॉज इट वॉजंट इन योर नेशनल इंटरेस्ट. एंड अगर कोई तो क्राइम ब्रेक किया होता या कोई लॉ ब्रेक किया होता तो आपको शर्म भी आनी चाहिए. बट एज एन एकेडमिक, एज अ रिसर्चर, एज एन इंटेलेक्चुअल, इवन एज अ ले पर्सन, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपोलोजेटिक होने की व्हेन यू आर फ्लैग्ड विद दिस कि जी पाकिस्तान का प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड. ऐसा कुछ पाकिस्तान का प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि आउट ऑफ द 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कोई एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जिसने प्रोलिफरेशन के बगैर न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए हों. बट ये ऑब्वियसली केस आप तब मेक कर सकते हो जब आपके पास एविडेंस हो, हिस्ट्री का आपने पढ़ी हो, आपके पास लॉजिक हो, तो आप इन केसेस को इंटरनेशनल फोरम्स पे फाइट कर सकते हैं. तो आई टेल माई स्टूडेंट्स कि प्लीज रीड, बिकॉज दुनिया के पास बहुत से पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप बैठ के ट्विटर से 280 कैरेक्टर्स में अपनी इंफॉर्मेशन ले लें और उसको रिसाइकिल करते जाएं, बिकॉज उसमें डेप्थ नहीं है. तो सो आई होप, आई नो बहुत सा चेंज आया भी है. लोग इंटरेस्टेड हैं इन सब्जेक्ट्स में, जानने के बारे में कि क्या लॉजिकल एविडेंस हिस्ट्री के साथ वो बात कर सकते हैं, पाकिस्तान का केस पॉजिटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड आई कंटिन्यू एंड आई विल कंटिन्यू टू प्ले माई लिटिल पार्ट इन इट. Rabia, thank you so much. On the horizon of national security, nuclear security, and diplomacy, Rabia is a rising star. But I would also like to mention here that Rabia comes from a family of very, very hardworking people. So whenever I do a written interview, I'm going to factor that in as well. Rabia, you are a part of our constellation, Pakistan's star constellations, and best of luck. And your expertise is very much needed. And the two-pronged, the expertise that at the highest levels, and also
to engage young minds. Thank you. It was a pleasure to talk to you. Thank you so much, Maynaz. I think आपका जो platform है, Life Talk Narratives, आपकी leadership में, it is more than a conversation platform. It is a deliberate act of reframing, right? It reminds us that leadership is not singular and it doesn't always, announce itself through rank and visibility. So thank you so much for this initiative, which is profound. And like you said, of course, excellence comes from, it's part of your character, and I get it from my family, and we didn't get to talk more about it, but both of my parents being in uniform instills professionalism in us, excellence in us, and I owe them everything who I am today. But thank you so much for your very kind and generous words and for hosting me here. Thank you. Thank you so much, Rabia. And we do acknowledge your family as well. Very, very hardworking family, a very like a trademark of the South Asian reality. Continue working like this. We need you. You are one of the very few. Pakistan Zindabad. Thank you so much.